हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 6 डेटा एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन अ कैल्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस इन अ कैल्क। तो ऑपरेशन सच एज ओपनिंग अ न्यू और एन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, saving the spreadsheet, renaming the whole spreadsheet with save as option, renaming the worksheet, adding or deleting worksheet, etc. are a various basic operation in a Calc. हम यहाँ पे कोई नई स्प्रेडशीट ओपन करना है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट को ओपन करना है, स्प्रेडशीट को सेव करना है या फिर स्प्रेडशीट को नए नाम से सेव एज ऑप्शन के साथ उसको सेव करना है, वर्कशीट का रीनेम करना है, वर्कशीट को ऐड करना है या फिर वर्कशीट को डिलीट करना है। ये सारे बेसिक ऑपरेशन हम कैल्क विंडो के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए देखिए सारे बेसिक ऑपरेशन को डिटेल के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक वर्कशीट ऑपरेशंस। तो उसमें सबसे पहला है क्रिएटिंग अ न्यू कैल्क डॉक्यूमेंट। When you open the OpenOffice.org Calc application, it will automatically open a new Calc document. तो जैसे ही आप वहां पे OpenOffice.org ऑप्शन में से कैल्क एप्लीकेशन जब भी आप सिलेक्ट करोगे तब आपको बाय डिफॉल्ट वहां पे एक नई कैल्क एप्लीकेशन कैल्क डॉक्यूमेंट वहां पे ओपन हो जाएगा। One can open another new spreadsheet document by clicking on File, New and Spreadsheet menu and options, or can click on Ctrl plus N key both together. तो फिर भी अगर आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या फिर ऑलरेडी स्प्रेडशीट के अंदर कुछ लिखा है एंड आपको फिर नया स्प्रेडशीट सिलेक्ट करना है, लेना है, तो आप वहां पे फाइल मेन्यू में जाओ और वहां पे न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करो। फिर बाजू में जो आपको मेनू दिख रहा है उसमें से आप वहां से स्प्रेडशीट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप कीबोर्ड पे से कंट्रोल प्लस एन की दोनों एक साथ प्रेस कर कर आप वहां पे न्यू डॉक्यूमेंट वहां पे आप क्रिएट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है ओपनिंग अ कैल्क डॉक्यूमेंट। वन कैन ओपन एन एग्जिस्टिंग कैल्क डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन अ फाइल मेनू और ओपन ऑप्शन। तो आप यहाँ पे कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैल्क डॉक्यूमेंट है उसको आपको यहाँ पे अगर ओपन करना है तो आप फाइल मेनू में जाकर ओपन ऑप्शन को वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। This will give you open dialog box from which you have to select the required file from the default folder or any other specified folder. तो जैसे ही आपने वहां पे ओपन ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको वहां पे एक बाय डिफॉल्ट एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके थ्रू आप जिस लोकेशन पर आपने अपनी फाइल सेव की होगी उस लोकेशन पे जाकर उस फोल्डर को आपको ओपन करके वहां से आपको अपनी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना होगा। थर्ड ऑप्शन है सेविंग एंड क्लोजिंग स्प्रेडशीट। The contents of new worksheet or the existing worksheet in which the user is working is stored in the RAM in a computer. जब तक आपने उस फाइल को सेव नहीं किया तब तक वर्कशीट के अंदर जो भी आपने डेटा इंसर्ट किया होगा वो सारा डेटा कंप्यूटर की रैम की मेमोरी के अंदर वो स्टोर होगा। और जब भी एक्सीडेंटली अगर लाइट चली जाती है या फिर पीसी अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है तो जो भी डेटा आपने एंटर किया होगा वो डेटा वहां से निकल जाएगा क्योंकि रैम में परमानेंट डेटा स्टोर नहीं रहता। The calc spreadsheet can be saved using a file menu or save option or by clicking on the save button available on the standard toolbar. तो आप यहाँ से कैल्क स्प्रेडशीट को आप फाइल मेनू में से सेव ऑप्शन पे क्लिक कर कर आप वहां पे उस पे सेव कर सकते हो या फिर आप स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर जो सेव बटन अवेलेबल है उसके ऊपर क्लिक करके भी आप वहां पे उसको फाइल को सेव कर सकते हो। इन बोथ द केसेस द यूजर विल हैव टू प्रोवाइड द फाइल नेम एंड पाथ। तो इन दोनों केस में आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको स्पेसिफाइड लोकेशन सिलेक्ट कर कर आपको वहां पे फाइल नाम देना पड़ेगा। The current or active calc file can be closed using file close menu and option। तो जो भी करंट और या फिर एक्टिव आपकी कैल्क स्प्रेडशीट है उसको अगर आपको बंद करना है तो आप फाइल मेन्यू में जाकर क्लोज ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो तो वो स्प्रेडशीट वहां से बंद हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है सेविंग वर्कशीट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। तो आप अपनी वर्कशीट को डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर भी सेव कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट कैल्क सेव्स दिस स्प्रेडशीट इन द फाइल फॉर्मेट विथ .ods एक्सटेंशन। तो बाय डिफॉल्ट कैल्क डॉक्यूमेंट जो भी आप सेव करोगे उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन आपको .ods मिलेगा। द फॉलोइंग आर द वेरियस अदर फॉर्मेट्स इन विच कैल्क स्प्रेडशीट कैन बी सेव। तो उसके अलावा बाकी काफी सारे फॉर्मेट एक्सटेंशन है
कि जिसके साथ आप यहाँ पे अपनी कैल्क वर्कशीट यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला है ओडीएफ स्प्रेडशीट, तो उसका एक्सटेंशन मिलेगा डॉट ओडीएस। तो उसका यूज क्या है, तो कि ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी कैल्क फॉर्मेट का वो रहेगा, जो बाय डिफॉल्ट आपका एक्सटेंशन है वो। फिर सेकंड ऑप्शन इज ओडीएफ स्प्रेडशीट टेम्पलेट, तो उसका एक्सटेंशन है डॉट ओटीएस। तो वहां पे वो कैल्क स्प्रेडशीट का टेम्पलेट क्रिएट करके देगा। फिर यहाँ पे डीबेस है, डेट इज डेटाबेस फाइल होगी, तो उसका एक्सटेंशन है डॉट डीबीएफ। तो वो डेटाबेस फाइल फॉर्मेट क्रिएट होगी। फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट सीएसवी, तो उसका एक्सटेंशन डॉट सीएसवी होगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो उसके मुताबिक वो आपकी फाइल क्रिएट होगी। फिर नेक्स्ट है HTML डॉक्यूमेंट, तो वो हमें पता ही है, हमने आगे के चैप्टर्स में HTML के बारे में देख कर आया, और उसका एक्सटेंशन है डॉट HTML। तो उसका पर्पज है वेब पेज फॉर्मेट की अगर फाइल क्रिएट करनी हो तो आप वहां पे वेब पेज फॉर्मेट की फाइल क्रिएट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि पीडीएफ क्रिएट करनी हो तो पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हो। तो पीछे अपने फाइल के नाम के पीछे आप डॉट पीडीएफ लिख दो, तो आपकी जो भी कैल्क डॉक्यूमेंट होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर हो जाएगा। और अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 एंड 2003 के अंदर भी आपको वो ओपन होना हो या फिर उसके मुताबिक आपको सेव करना हो, तो भी आप यहाँ पे रिस्पेक्टिवली डॉट एक्स एल एस एक्स एंड डॉट एक्स एल एस फॉर्मेट के अंदर आप उसको सेव कर सकते हो। तो 2007 एंड 2003 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वो फाइल वहां पे क्रिएट हो जाएगी। फिर फिफ्थ वन इज रीनेमिंग ऑफ अ वर्कशीट, तो द नेम ऑफ एक्टिव और करंट वर्कशीट कैन बी चेंज यूजिंग द फॉर्मेट। फॉर्मेट मेनू में जाना है, वहां पे सीट ऑप्शन को सिलेक्ट करो और रीनेम मेनू एंड ऑप्शन पे वहां पे क्लिक करना है। राइट द न्यू नेम इन द रीनेम सीट डायलॉग बॉक्स एंड सेव द चेंजेस बाय क्लिकिंग ऑन द ओके बटन। तो जैसे ही आपने वहां पे रीनेम ऑप्शन पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स वहां पे ओपन आ जाएगा। तो डायलॉग बॉक्स के अंदर वहां पे आपको जो भी नाम लिखना है वो नाम वहां पे लिख दो, एंड वहां से फिर नाम लिखने के बाद ओके बटन पे क्लिक करो, तो आपकी वर्कशीट का नाम चेंज हो जाएगा। The sixth one is changing color of the worksheet tab. So right click the worksheet name and choose the command tab color from the context menu. तो जो भी वर्कशीट का टैब कलर आपको चेंज करना है, तो उस वर्कशीट के ऊपर राइट क्लिक करो, और जो भी आपको मेनू दिख रहा है उस मेनू में से आपको वहां पे टैब कलर ऑप्शन पे वहां पे क्लिक करना है। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट कलर फॉर द टैब फ्रॉम द कलर कॉपीज प्रेजेंटेड एंड क्लिक ऑन ओके। तो जो भी आपको कलर बॉक्स दिख रहा है वो कलर बॉक्स में से आपका जो भी कलर सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो, एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन ओके। तो वहां पे टैब कलर वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंसर्टिंग अ वर्कशीट। तो बाय डिफॉल्ट पैकेज प्रोवाइड्स 3 वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट कैल्क डॉक्यूमेंट के अंदर 3 वर्कशीट्स आपको देखने को मिलेगी। इन केस इफ द यूजर वांट्स टू ऐड मोर वर्कशीट, ही और सी कैन ऐड न्यू वर्कशीट। तो अगर किसी रीजन से कोई हमें ज्यादा वर्कशीट ऐड करनी है तो हम यहाँ पे वर्कशीट को ऐड भी कर सकते हैं। Select Insert Sheet menu and option. Select appropriate options from the Insert Sheet dialog box and click on OK. तो आप यहाँ पे Insert मेनू में जाकर Sheet ऑप्शन को वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो, और आप वहां पे देखोगे तो जो भी सीट आपको ऐड करनी है वो सीट आप वहां पे ऐड करके, यानी कि प्रॉपर ऑप्शंस वहां पे सिलेक्ट कर लो। सीट का नाम देना है तो दे दो, बिफोर एंड आफ्टर वो सीट को ऐड करना है तो उसी मुताबिक सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करोगे तो आपकी वहां पे सीट ऐड हो जाएगी। और राइट क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड वर्कशीट टैब, सिलेक्ट इंसर्ट सीट ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू। या फिर आप जो भी नीचे जो टैब है वो टैब के ऊपर राइट क्लिक करके जो भी कॉन्टेक्स्ट मेनू आ रहा है उसमें इंसर्ट सीट ऑप्शन अवेलेबल है, तो वहां पे क्लिक कर कर आप वहां पे नई सीट वहां पे इंसर्ट कर सकते हो। Select appropriate options from the insert sheet dialog box and click on OK। तो वही फिर से वो वही डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, और जो भी ऑप्शन है वो प्रॉपर ऑप्शन आप सिलेक्ट कर कर ओके बटन पे प्रेस करो तो आपकी वर्कशीट वहां पे ऐड हो जाएगी। फिर एथ वन इज डिलीटिंग अ वर्कशीट। तो an active or current worksheet can be deleted by clicking on a edit sheet and delete menu and option. So alternatively, a worksheet can be deleted by right clicking on the sheet tab of the worksheet द यूजर वांट टू डिलीट। तो आपको जो भी वर्कशीट डिलीट करनी है तो उस वर्कशीट के ऊपर आप वहां पे उसको सबसे पहले ओपन करो, एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन एडिट मेनू और वहां से सीट ऑप्शन को सिलेक्ट करो,
सीट ऑप्शन को जैसे सिलेक्ट करोगे बाजू में आपको वहां पे डिलीट ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वहां से आप क्लिक करके आप जो भी सीट को वर्कशीट को डिलीट करना है वो वर्कशीट को आप डिलीट कर सकते हो। या फिर आप वहां पे नीचे जो टैब अवेलेबल है टैब के ऊपर राइट क्लिक करो एंड डिलीट सीट ऑप्शन वहां पे भी अवेलेबल है, तो आप वहां पे क्लिक कर कर पर्टिकुलर सीट को भी वहां से डिलीट कर सकते हो। Alternatively, a worksheet can be deleted by right-clicking on the Sheet tab of the worksheet the user want to delete. Select Delete Sheet options from the context menu. तो वहां पे आप राइट क्लिक करोगे तो आपको वहां कॉन्टेक्स्ट मेनू के अंदर डिलीट शीट ऑप्शन मिलेगा, तो डिलीट शीट ऑप्शन पे क्लिक कर कर आप पर्टिकुलर सीट्स को डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है रो एंड कॉलम लेवल ऑपरेशन। तो सबसे पहला है इंसर्टिंग अ रो। अगर हमें कोई रो इंसर्ट करनी हो तो कैसे करें, तो सिलेक्ट अ सेल इन द रो अबाउ विच न्यू रो इज टू बी एडेड। तो जहां पे भी हमें नई रो ऐड करनी है तो वहां पे हमें वो रो को वहां पे मीन सिलेक्ट करना है, तो हम वहां पे रो इंसर्ट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इंसर्ट अ रो ऑन A8 देन सिलेक्ट दिस सेल A9। तो अगर हमें यहाँ पे सेल एड्रेस A8 के आसपास हमें वहां पे रो इंसर्ट करनी है तो हमें उसके नीचे की सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमें जो भी हमारा सिलेक्टेड सेल होगा उसके ऊपर ये हमें एक रो ऐड करके देगा। नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट और रो मेनू ऑप्शंस। तो फिर आपको वहां पे इंसर्ट मेनू में जाओ और रो ऑप्शन को सिलेक्ट करो और वहां पे इंसर्ट पे क्लिक करना, तो वहां पे वो रो अपने आप एक ऐड हो जाएगी। फिर सेकंड वन इज इंसर्टिंग अ कॉलम। तो सिलेक्ट अ सेल इन द कॉलम बिसाइड्स व्हिच अ न्यू कॉलम इज टू बी एडेड। तो यहाँ पे जिस कॉलम पे वहां पे हमें ऐड करना है तो उसके बाजू वाला हमें कॉलम सिलेक्ट करना है, तो वो हमें कॉलम अपनी लेफ्ट साइड पे वो ऐड करके देगा। नॉट द कॉलम विल बी एडेड टू द लेफ्ट ऑफ द सिलेक्टेड सेल, सो सिलेक्ट दिस सेल अकॉर्डिंगली। तो हम जो सेल सिलेक्ट करेंगे उस सेल के लेफ्ट साइड के अंदर वो हमें कॉलम को ऐड करके देगा। तो हमें पर्टिकुलरली जहां पे भी कॉलम ऐड करना है उसके मुताबिक हमें यहाँ पे सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है इफ न्यू कॉलम इज टू बी एडेड बिटवीन ए एंड बी कॉलम देन सिलेक्ट एनी सेल इन अ बी कॉलम एंड देन सिलेक्ट द इंसर्ट कॉलम मेनू एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर हमें ए एंड बी कॉलम के बीच में एक नया सेल कॉलम इंसर्ट करना है तो हमें वहां पे बी कॉलम में से कोई भी पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन आफ्टर फिर हमें इंसर्ट मेनू में जाकर कॉलम मेनू ऑप्शन का यूज करके वहां पे हम कॉलम ऐड कर सकेंगे, तो ए एंड बी कॉलम के बीच में एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगी। थर्ड वन इज डिलीटिंग रो और कॉलम इन अ कैल्क। तो टू डिलीट अ रो और कॉलम सिलेक्ट रो और कॉलम एंड देन सिलेक्ट एडिट और डिलीट सेल ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर कोई भी रो एंड कॉलम को डिलीट करना है तो एडिट मेनू में जाओ और वहां से डिलीट सेल ऑप्शन को सिलेक्ट करो और वहां से पर्टिकुलरली जो भी आपको रो डिलीट करना है तो रो डिलीट कर सकते हो एंड कॉलम डिलीट करना हो तो कॉलम डिलीट कर सकते हो। Fourth one is formatting row height or column width in a calc. So the row height or column width can be changed as per the requirement. तो रो की हाइट और कॉलम की विड्थ हमारी जरूरियात के मुताबिक हम वहां पे उसको चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द विड्थ ऑफ अ कॉलम और हाइट ऑफ अ रो क्लिक ऑन द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द रो हेडर्स और कॉलम हेडर्स। तो आपको अगर रो की वहां पे हाइट इंक्रीज करनी है या फिर कॉलम की विड्थ इंक्रीज करनी है तो जहां पे भी रो हेडर्स या फिर कॉलम हेडर्स दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां उस लाइन को वहां पे सिलेक्ट करो। नाउ विदाउट रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन ड्रैग इट इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। फिर आपको वहां पे माउस का लेफ्ट साइड का बटन प्रेस करके रखना है और जो भी डायरेक्शन के अंदर आपको मूव करना है उस डायरेक्शन के अंदर आप मूव कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन सिलेक्शन रो की हाइट या फिर कॉलम की विड्थ अपने आप वहां पे वो इंक्रीज हो जाएगी। नॉट इफ यू वांट the width of the column as per the size of the data, double click the mouse on the dividing line between the particular column headers। अगर आपको कॉलम हेडर्स में सेल के अंदर आपने जो भी डेटा इंसर्ट किया है वो डेटा के मुताबिक आपको एग्जैक्ट साइज चाहिए, तो जहां तो कॉलम हेडर्स के ऊपर जहां पे भी वो दो कॉलम को डिवाइड करती है लाइन उस लाइन पे जाओ और वहां पे डबल क्लिक करो तो वो एग्जैक्ट स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा जितनी आपकी टैक्स अंदर इंसर्ट की होगी। तो टैक्स की विड्थ के मुताबिक वो वहां पे अपनी साइज क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। To provide a specific size to a column, select Format menu
कॉलम ऑप्शन और उसमें विड्थ ऑप्शन को आपको वहां सिलेक्ट करना है। सेट द विड्थ ऑफ द कॉलम इन द डायलॉग बॉक्स एंड अपीयर्स एंड क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे जो भी डायलॉग बॉक्स आता है उसके अंदर आपको वहां पे विड्थ स्पेसिफाई करनी है एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन ओके। एंड द सेम वे टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक साइज टू अ रो, सिलेक्ट फॉर्मेट मेनू एंड रो ऑप्शंस और वहां पे हाइट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और सेट द हाइट ऑफ द रो इन द डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर्स एंड क्लिक ऑन ओके। तो फिर जो भी डायलॉग बॉक्स आ रहा है वहां पे आप जो भी हाइट चाहिए वो हाइट का एक नंबर वहां पे ऑक्यूपाई करा दो एंड क्लिक ऑन ओके। तो वो रो की हाइट भी वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग रो और कॉलम्स। तो रो और कॉलम इन कैल्क कैन बी सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग ऑन अ रो और कॉलम हेडर। यू विल नोटिस पर्टिकुलर रो और कॉलम विल बी हाईलाइटेड। तो जैसे ही आप वहां पे पर्टिकुलरली कोई भी रो या फिर कॉलम को सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकोगे कि वहां पे पूरी रो या फिर कॉलम वहां पे हाईलाइट हो गई है। अगर आपने रो हेडर या फिर कॉलम हेडर के ऊपर से जाकर आपने अगर सिलेक्ट किया होगा तो पूरा रो या फिर पूरी कॉलम वहां पे वो हाईलाइट हो जाएगी। फिर 6 वन इज फ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग अ पैन। तो इफ यू हैव स्प्रेडशीट हैविंग लिस्ट ऑफ 40 or 50 people, the headings of the list will be disappear when we scroll down the list. This problem can be solved by freezing a pan. अगर हम यहाँ पे 40 या 50 पीपल्स की यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो जैसे हम डेटा आगे इंसर्ट करते जाएंगे तो ऊपर वाला डेटा धीरे धीरे वहां से डिसअपियर होता जाएगा, यानी कि हमारी स्क्रीन में वो दिखेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम हम फ्रीजिंग अ पेन यानी कि वो लाइन को यहाँ से फ्रीज कर कर हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टू मेक हेडर ऑफ रो एंड कॉलम ऑलवेज विजिबल, सिलेक्ट अ सेल बिलो द रो कंटेनिंग हेडर्स। तो जो भी आपको सेल को यहाँ पे या फिर कॉलम को यहाँ पे आपको फ्रीज करना है तो उसके नीचे वाले सेल को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। इन केस ऑफ कॉलम, सिलेक्ट द राइट ऑफ द कॉलम दैट मस्ट ऑलवेज बी विजिबल। तो यहाँ पे अगर हमको कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हमें वहां पे राइट साइड वाला कॉलम को अगर मस्ट बी विजिबल करना है तो उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्लिक ऑन विंडो और फ्रीज ऑप्शंस। तो अगर आपको वहां पे फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो आपको वहां पे विंडो मेन्यू में जाकर फ्रीज ऑप्शन को वहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो पर्टिकुलरली क्या होगा, जो भी आपने रो एंड कॉलम सिलेक्ट की होगी वो वहां पे फ्रीज हो जाएगी। फिर जितना भी यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करोगे वो पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम वहां से हिलेगी नहीं। You may scroll around the window while keeping the selected row or column always visible. To unfreeze cells, deselect the freeze option by selecting the window or freeze again. अगर आपको वहां से उसको वापस से अनफ्रीज करना है तो जो भी आपने सिलेक्ट किया था वहां पे उसको डिसेलेक्ट करना हो तो वापस से वहां पे विंडोज मेनू में जाओ और जो आपने फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो वापस से क्लिक करो तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, अनफ्रीज हो जाएगा और जैसे पहले था वैसा वाला यहाँ पे कैल्क विंडो हो जाएगा। यानी कि फिर स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ऊपर वाली जो भी डिटेल्स होगी वो स्क्रीन के ऊपर चली जाएगी, यानी कि हमें वो दिखेगी नहीं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सेल लेवल ऑपरेशंस। तो सबसे पहला है डिलीट द कंटेंट्स ऑफ अ सेल। तो in a calc, the content of a cell can be deleted using the delete key of the keyboard or select a cell and right click on it. तो अगर आपको सेल में रहे कोई भी पर्टिकुलर डेटा को या फिर कंटेंट को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे कीबोर्ड में से डिलीट की प्रेस कर सकते हो या फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हो। इट विल डिस्प्ले अ पॉपअप मेनू हैविंग डिलीट एंड डिलीट कंटेंट्स ऑप्शन। तो जैसे आपने राइट क्लिक की तो वहां पे एक पॉपअप मेनू जनरेट हो जाएगा और जो भी आपको डिलीट करना है उसी मुताबिक ऑप्शन को सिलेक्ट कर कर आप वहां पे उसको डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है एडिटिंग दी सेल कंटेंट। अगर कोई भी कंटेंट सेल के अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर हमें एडिट करना हो तो एडिट कैसे करें। तो टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑफ द सेल, एक्टिवेट द कोरस्पॉन्डिंग सेल। तो जिस सेल के अंदर हमें एडिट करना है उस सेल को वहां पे एक्टिव करो। प्रेस F2 फंक्शन की और डबल क्लिक दी सेल। तो आप यहाँ पे फंक्शन की F2 का यूज कर सकते हो या फिर पर्टिकुलर सेल पे डबल क्लिक कर सकते हो। ब्लिंकिंग कर्सर विल बी अपीयर एट द एंड ऑफ द डेटा। तो डेटा के एंड में आपको एक कर्सर ब्लिंकिंग करता हुआ दिखेगा। एडिट द कंटेंट आफ्टर प्लेसिंग द कर्सर एट एप्रोप्रिएट प्लेस। तो जहां पे भी आपको एडिट करना है वहां पे जाओ और वहां पे एडिट कर कर आप एंटर प्रेस करो तो आपका डेटा वहां पे एडिट हो जाएगा। Next है copying or moving the cell content. The content of a cell such as a number, text, formula, format, reference to the other cell
कैन बी कॉपीड और मूव टू दी अदर सेल। तो हम सेल के अंदर रहे कोई भी डेटा को हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं या फिर उसको मूव कर सकते हैं किसी और सेल के अंदर। द फॉलोइंग आर दी स्टेप्स टू कॉपी द कंटेंट ऑफ अ सेल। तो कॉपी कैसे करें उसके बारे में हम देखें। तो सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू कॉपी, सिलेक्ट एडिट और कॉपी मेनू एंड ऑप्शन, और सिलेक्ट द टेक्स्ट which you want to copy and press Ctrl plus C key together। तो जो भी सेल में पड़े डेटा को आपको कॉपी करना है तब वहां पे वो सेल को पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करो। देन आफ्टर गो टू एडिट मेनू एंड सिलेक्ट द कॉपी ऑप्शंस, या फिर आप कंट्रोल प्लस सी की एक साथ प्रेस कर सकते हो। सिलेक्ट द पेस्ट लोकेशन एंड सिलेक्ट एडिट और पेस्ट मेनू एंड ऑप्शंस, और यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस वी की टुगेदर। फिर जहां पे आपको उस डेटा को पेस्ट करना था पर्टिकुलर सेल को वो सिलेक्ट करो जहां पे आपको पेस्ट करना है। देन आफ्टर गो टू एडिट मेनू एंड सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन, या फिर आप कंट्रोल प्लस वी की एक साथ प्रेस कर सकते हो। द फॉलोइंग आर दी स्टेप्स टू मूव द कंटेंट ऑफ अ सेल। अगर हमें सेल में रहे कंटेंट को अगर मूव करना हो तो वो हम मूव कैसे करें। तो सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू मूव, जिस सेल के कंटेंट को मूव करना है उस सेल को सिलेक्ट करो। Select edit or cut menu and option, or select the text which you want to move and press Ctrl plus X की together। तो आप एडिट मेनू में जाकर कट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कंट्रोल प्लस एक्स की एक साथ प्रेस करके कंटेंट को मूव करना हो तो आप कंटेंट को वहां पे मूव कर सकते हो। Select the paste location and select edit or paste menu and options, or you can press Ctrl plus V की together। तो जहां पे भी पेस्ट करना है पर्टिकुलर सेल को वहां पे ले जाओ और वहां पे आप एडिट मेनू में जाकर पेस्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस वी की टुगेदर। Fourth one is autofill tool. So this tool is used to fill series such as a 10, 20, 30, 25, 50, 75. Third one is 2, 4, 5. Fourth one is 1, 2, 3. Fifth one is Monday, Tuesday, Wednesday, etc. तो autofill of number is also known as a arithmetic progressions। तो यहाँ पे हमें कोई भी सीरीज के अंदर अगर डेटा एंटर करना है तो हम पर्टिकुलर सीरीज के अंदर भी डेटा एंटर कर सकते हैं। The steps of fill series 6, 7, 8 up to 12 using autofill tool are as follow। अगर हमें यहाँ पे 6, 7, 8 up to 12 नंबर तक हमें यहाँ पे ऑटोफिल टूल के साथ हम कैसे ऐड करें तो वो हम देखें। तो सबसे पहला स्टेप है एंटर अ नंबर 6 इन द फर्स्ट सेल यानी कि A4। तो यहाँ पे मैं A4 सेल एड्रेस के अंदर यहाँ पे मैं अपना पहला डिजिट 6 ऐड कर रहा हूँ। देन आफ्टर A5 सेल के अंदर मैं दूसरा डिजिट ऐड करूंगा। तो एंटर द नेक्स्ट नंबर 7 इन द नेक्स्ट सेल दैट इज A5। तो A5 के अंदर मैंने 7 एंटर किया। सिलेक्ट द बोथ द सेल्स यानी कि हम यहाँ पे A4 एंड A5 सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड प्लेस द माउस पॉइंटर टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल्स हैविंग अ लास्ट वैल्यू। यानी कि जो भी हमने दो सेल सिलेक्ट किया उस दो सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम हमारा जो भी कर्सर है वो कर्सर को राइट साइड कॉर्नर पे हम वहां पे ले जाएंगे। यानी कि हमारा यहाँ पे जो भी 7th नंबर की वैल्यू थी वो 7th नंबर की वैल्यू पे राइट साइड छोटा सा एक डॉट होगा, वो डॉट के पास हमारा कर्सर ले जाएंगे। माउस पॉइंटर विल बी चेंज टू द प्लस मार्कर साइन। तो जैसे ही आप वहां पे छोटे से डॉट के पास ले जाएंगे तो आपका माउस का पॉइंटर वहां पे वो चेंज हो जाएगा और यहाँ से प्लस साइन आपको देखने को मिलेगी। द साइन इज नोन एज अ फिल हैंडल। नाउ विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन ड्रैग अक्रॉस द डिजायर्ड सेल रेंज। तो ये जो साइन है उसको हम यहाँ पे फिल हैंडल के नाम से जानते हैं और उसको वहां पे पकड़ कर रखो यानी कि माउस का लेफ्ट साइड का बटन दबा कर रखो और फिर आप वहां पे ड्रैग कर सकते हो। तो जितने सेल तक आपको वो ड्रैग करना है उतने सेल तक आप ले जाओ। यानी कि हमें यहाँ पे 12 डिजिट तक हमें वो ऑटोफिल यूज करना था तो मैं 12 नंबर तक की सेल रेंज तक मैं क्या करूंगा उसको ड्रैग करता जाऊंगा एंड रिलीज द माउस बटन वंस यू गेट द डिजायर्ड सीरीज। तो आप अपनी डिजायर्ड सीरीज तक पहुंच गए, जहां तक आपको जाना था वहां तक पहुंच गए। देन आफ्टर लेफ्ट साइड बटन को क्या करना है रिलीज कर देना है। तो वहां पे आपका नंबर सीरीज वहां पे ऑटोफिल अपने आप वहां पे हो जाएगी। नेक्स्ट है रिलेटिव सेल एड्रेस। तो calc uses the concept of relative position while copying or moving a formula। According to this concept, when contents having formula is copied to the other cell, the calc automatically changes the addresses of cell including a formula। तो जब भी हम यहाँ पे पर्टिकुलर सेल में जो भी फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं
तो वो फॉर्मूलाज के अंदर जो भी सेल एड्रेस है वो सेल एड्रेस भी अपने आप वहां पे कॉपी हो जाएंगे। हमें यहाँ पे हर एक फॉर्मूलाज में वो सेल एड्रेस चेंजेस करने की जरूरत नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल सेल A2 contains the value 20 and cell B2 contains the value of 2. In a cell C2, we have written the formula is equal to A2 into B2. Now, when we copy the contents of a cell C2 to cell C3, Calc automatically changes the address of a cell in a formula is equal to A3 into B3. तो जैसे ही हमने C2 सेल के अंदर फॉर्मूला लिखी हुई है इज इक्वल टू A2 इंटू B2 और वो फॉर्मूला को हम नीचे ड्रैग कर रहे हैं, तो C3 सेल के अंदर वो अपने आप फॉर्मूला चेंज हो जाएगी और वहां पे इज इक्वल टू A3 इंटू B3 करके फॉर्मूला वहां पे C3 नाम के सेल में आपको देखने को मिलेगी। तो सच एड्रेस मैकेनिज्म इज कॉल्ड रिलेटिव सेल एड्रेस। तो इस तरह का जो भी एड्रेस यहाँ पे चेंज हो रहा है उसको हम यहाँ पे रिलेटिव सेल एड्रेस के नाम से जानेंगे। The next one is absolute cell address. तो the absolute cell address does not change when the formula is copy or move. तो यहाँ पे जो भी सेल एड्रेस में फॉर्मूला लिखी होगी अगर वो हमने एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के मुताबिक लिखी है तो वो जिसको भी हम कॉपी कर रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं तो वहां पे वो फॉर्मूला चेंज नहीं होगी। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस ऑलवेज इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक सेल। तो वो पर्टिकुलर जो भी सेल की फॉर्मूला होगी बस उसी सेल की फॉर्मूला का वो हमें आउटपुट देगा, यानी कि वही सेल का हमें वो रिजल्ट देगा। फिर जहां पे भी हम कॉपी करें वो अपना रिजल्ट चेंज नहीं करेगा। टू कन्वर्ट एनी रिलेटिव एड्रेस इनटू एब्सोल्यूट सेल एड्रेस डॉलर साइन इज यूज्ड। तो जो भी रिलेटिव सेल एड्रेस है उसको हमको यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ पे डॉलर साइन का यूज करेंगे। For example, in the above given example of a relative cell address, if you write the formula $A $2 into $B $2 in a cell C2 and then copy it into cell C3, the cell address in the formula will not be changed. तो अगर आपने यहाँ पे $A $2 इंटू $B $2 करके आपने यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखी होगी और ये फॉर्मूला अगर आप C3 सेल के अंदर कॉपी करने जाओगे तो ये अपना सेल एड्रेस चेंज नहीं करेगी। जो फॉर्मूला आपने कॉपी की थी वही सेम फॉर्मूला आप C3 सेल के अंदर देखोगे। तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के, जिसको जहां पे भी कॉपी करो या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करो वो फॉर्मूला चेंज नहीं होगी, वो जैसी थी वैसे ही फॉर्मूला रहेगी। फिर सेवंथ वन इज फॉर्मेटिंग अ सेल। So the content of a cell can be formatted using the various tools available on a formatting toolbar or from the format cell dialog box that appears by clicking on the format menu or cell options. तो यहाँ पे अगर हमें किसी भी सेल को फॉर्मेटिंग करना है तो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूलबार के ऊपर से हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट मेनू में से सेल ऑप्शन को सिलेक्ट करके भी हम वहां पे फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर 8th is data sorting. Arrangement of data in a particular order is known as a sorting. In a calc, data can be sorted in ascending or descending order. तो यहाँ पे डेटा को शॉर्ट करने में यहाँ पे हम कैल्क के अंदर दो पॉसिबिलिटीज है, यानी कि हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम हमारे डेटा को यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। फिर 9th वन इज डेटा फिल्टरिंग। तो समटाइम्स देयर इज अ नीड टू डिस्प्ले ओनली फ्यू पार्ट्स ऑफ द डेटा व्हेन द डेटा इज टू लॉन्ग। अगर हमारे पास डेटा ज्यादा है और हमें वहां पे कुछ ही डेटा देखने हैं, यानी कि पर्टिकुलर रेंज में हमें डेटा देखना है या फिर फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे डेटा फिल्टरिंग का यूज कर हम वो देख सकते हैं। इन सच केस डेटा फिल्टरिंग इज यूज। डेटा फिल्टरिंग हेल्प टू फिल्टर आउट अननेसेसरी डेटा एंड प्रेजेंट्स ओनली दोस व्हिच इज रिक्वायर्ड। तो डेटा फिल्टरिंग के अंदर जो हमें चाहिए बस वही वो वहां पे डिस्प्ले करेगा, यानी कि हमारे सामने वो प्रेजेंट करेगा एंड अननेसेसरी डेटा जो भी होगा वो फिलहाल वो हमें नहीं दिखाई देगा। फिल्टर इज टेम्पररी, सो व्हेन इट इज रिमूव्ड वन कैन सी द एंटायर डेटा। तो ये जो फिल्टरिंग होगा वो फिल्टरिंग टेम्पररी पर्पज से है और जब भी हम उसको फिल्टरिंग को हटा देंगे तो हमारा जैसा डेटा था वैसा हम पूरा डेटा यहाँ पे हम देख पाएंगे। The last one is data validation. So once the spreadsheet is prepared, there are times that many users enter data into it. तो जब भी हम स्प्रेडशीट बनाते हैं तो बहुत सारे यूजर्स होते हैं कि जो यहाँ पे वो अपनी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फॉर्मेट बनाकर स्प्रेडशीट के अंदर हमने सेंड कर दी तो बहुत सारे यूजर्स ऐसे होंगे कि जो अपनी डिटेल्स यहाँ पे अपने आप वो मैन्युअली एंटर करेंगे। इन सच केस देयर आर चांसेस ऑफ एंटरिंग इनवैलिड डेटा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यूजर्स जानबूझकर वहां पे अपना डेटा रॉन्ग एंटर करे। फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट वन इज टेक्स्ट डेटा इज एंटर इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक डेटा। तो यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा की जगह पर यहाँ पे टेक्स्ट डेटा इंसर्ट हो सकता है।
फिर सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट कि नेगेटिव वैल्यूज आर एंटर व्हेन ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। तो जहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए वहां पे यूजर्स वहां पे नेगेटिव वैल्यूज एंटर कर रहा है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज वहां पे हो सकती है कि रॉन्ग डेटा इंसर्ट हो जाए। To avoid such error in entering data, Calc provides the facilities of data validations। तो ऐसा जो भी intentionally और inintentionally अगर वो डेटा wrong enter हो रहा है तो उसको यहाँ पे रोकने के लिए कैल्क के अंदर डेटा वैलिडेशन नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है। तो डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करने के लिए आपको वहां पे डेटा मेनू में जाकर वैलिडिटी ऑप्शन को वहां पे सिलेक्ट करना है। तो फॉलोइंग थिंग्स कैन बी डन यूजिंग डेटा वैलिडिटी डायलॉग बॉक्स। तो आप डेटा वैलिडिटी डायलॉग बॉक्स के अंदर नीचे की आप वो सारी चीज वहां पे कर सकते हो, जैसे कि क्रिएट प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्लेइंग द टाइप ऑफ द डेटा एंट्री। तो आप वहां पे एक पॉपअप मैसेज आप वहां पे डिस्प्ले करा सकते हो। क्रिएट एरर मैसेज टू डिस्प्ले इफ एनी इनवैलिड डेटा इज एंटर। जब भी कोई इनवैलिड डेटा एंटर कर रहा है तो आप वहां पे एरर मैसेज भी दिखा सकते हो। सेट क्राइटेरिया फॉर डेटा विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम यूजर्स। तो आप यहाँ पे जो भी यूजर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका क्राइटेरिया अगर आपको बताना हो तो यूजर्स को आप वो बता भी सकते हो। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ इनवैलिड डेटा एंट्री। आप जो इनवैलिड डेटा एंट्री जो भी होगी उसका यहाँ पे आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। Next topic is other operations in a calc. So first one is spelling check. So calc gives us a facility to check spelling. The word spelled incorrectly will be underlined with red line if this spelling check toggle button available on standard toolbar is on। तो calc विंडो के अंदर हम हमारा स्पेलिंग भी चेक करा सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग गलत लिखा हुआ होगा तो वो स्पेलिंग के नीचे एक रेड कलर की अंडरलाइन आपको देखने को मिलेगी। As some word is written incorrectly or wrong in a calc, it is highlighted with a red underline। तो जो भी आपने वहां पे wrong spelling लिखा हुआ होगा तो उसके नीचे आपको वहां पे रेड कलर की अंडरलाइन दिखेगी। To rectify this spelling, one can just right click the word and select appropriate options from the given choice। अगर आपको उसको करेक्ट करना है, उस वर्ड को आपको अगर करेक्ट करना है तो उसके ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो और जो भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं अगर उसमें से कोई सही ऑप्शन है तो उसको आप सिलेक्ट कर कर अपना जो भी वर्ड है उसको करेक्ट कर सकते हो। Sometimes it may happen that the words such as a local name are not there in a standard calc dictionary। तो कुछ कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कैल्क डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, जैसे हमारे नाम, ह्यूमंस के नाम कैल्क डायरेक्टरी के अंदर नहीं होते। तो इन दैट केस ऑल्सो कैल्क हाईलाइट्स इट विथ अ रेड अंडरलाइन। तो ऐसे भी जब भी हमने ऐसे नाम लिखे हुए होंगे तो वहां पे भी वो नीचे अंडरलाइन रेड कलर की आपको देखने को मिलेगी। टू अवॉइड दिस वन कैन ऐड सच नेम्स बाय राइट क्लिकिंग इट एंड सिलेक्टिंग एड और स्टैंडर्ड डिक ऑप्शंस। तो ऐसे किस्से में भी आप यहाँ पे वो पर्टिकुलर नेम के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो और वहां पे वो नाम को कैल्क डिक्शनरी के अंदर आप वहां पे ऐड कर सकते हो। And another simplest way to go for spelling check is to make use of a function key F7। और यहाँ से अगर आपको स्पेलिंग चेक करानी हो तो आप F7 फंक्शन की का यूज करके भी आप एंटायर डॉक्यूमेंट में वो चेक करा सकते हो। Next point is find and replace. So the find and replace option of edit menu are used to quickly find data in a worksheet and replace text or number in a cell fully or partially। तो आप यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके पर्टिकुलर जो भी कैल्क डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर कोई भी डेटा आपको फाइंड करना हो तो फाइंड कर सकते हो, और कोई भी अगर शायद रिप्लेस करना हो तो वो फुल्ली डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है तो उतना रिप्लेस करना हो तो कर सकते हो, या फिर पार्शियली जो भी रिप्लेस करना हो तो वो पार्शियली भी रिप्लेस कर सकते हो। When the users click on the edit menu and find and replace option, it provides find and replace dialog box। तो जब भी यूजर्स ने एडिट मेनू में जाकर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पे सिलेक्ट किया तो आपको जो भी एक डायग्राम में एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है वैसा डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि फाइंड, फाइंड ऑल, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल अलग अलग 4 बटन दिख रहे हैं और 2 बॉक्स है आपको सर्च फॉर एंड रिप्लेस विथ करके 2 बॉक्स आपको दिख रही है। तो चलिए देखते हैं इनमें कैसे काम करते हैं वो। तो the search box of the dialog box ask for the search words or numbers। तो जो भी आपको सर्च बॉक्स दिख रहा था वहां पे आप जो भी वर्ड को फाइंड आउट करना है वो वर्ड आपको वहां पे लिखना है। एंड रिप्लेस विथ बॉक्स ऑफ द डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेस द वेरी फर्स्ट occurrence of the word that matches with the same search word। और रिप्लेस विथ बॉक्स के अंदर आपको जो भी वर्ड पुराने वर्ड से रिप्लेस करना है वो नया वर्ड आपको वहां पे लिखना है।
तो जो सबसे पहले जो वर्ड आपको मिलेगा जिसको आपको फाइंड आउट करना था या फिर रिप्लेस करना है, तो उस वर्ड को वो हाईलाइट करेगा और नए वर्ड से वो क्या करेगा, वो रिप्लेस करके देगा। Find all options of the dialog box display all the occurrences of the word that matches with the search word or number. And find all option पे अगर आपने क्लिक किया, यानी कि find all बटन पे अगर आपने क्लिक कर रहे हो, तो जो भी आप वर्ड फाइंड करना चाहते हो या फिर नंबर फाइंड करना चाहते हो, वो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां पर भी होगा वो वहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि आपको वहां पे एक हाईलाइट होकर आपको दिखेगा। And the replace option of the dialog box replaces the very first occurrences of the search word or number, whereas replace all option replaces all the occurrences of the search word or number in a calc worksheet and display it with different color. तो रिप्लेस ऑप्शन से जो भी वेरी फर्स्ट आपको वर्ड दिखेगा उस वर्ड को नए वर्ड से वो रिप्लेस करेगा। एंड द रिप्लेस ऑल बटन से डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वो वर्ड होंगे वो सारे वर्ड्स को वहां पे नए नाम से या फिर नए नंबर से वो क्या करेगा, सबको रिप्लेस कर देगा। और जहां जहां पे भी रिप्लेसमेंट हुआ है वहां वहां पे वो डिफरेंट कलर के अंदर वो वहां पे एक हाईलाइट होगा, जैसे कि यूजर्स को पता चले कि इस लाइन के अंदर हमने रिप्लेस किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस टाइप्स फॉर्मेटिंग दैट कैन बी डन इन द फॉर्मेट पेज बटन अवेलेबल ऑन अ प्रीव्यू बार। तो प्रीव्यू बार के ऊपर जो भी पेज बटन अवेलेबल है उसके ऊपर से हम किस तरह की फॉर्मेटिंग कर सके उसके बारे में है। तो चलिए देखते हैं सब वन बाय वन। तो सबसे पहला है द फॉर्मेट पेज बटन अवेलेबल ऑन प्रीव्यू बार इज यूज्ड टू सेट पेज फॉर्मेटिंग वैल्यूज। तो जो भी फॉर्मेट पेज बटन अवेलेबल है प्रीव्यू बार के ऊपर, तो उसके ऊपर से हम पेज के ऊपर फॉर्मेटिंग कैसे करें वो हम देखें। तो when the users click on a format page button, it will provide page style dialog box which is as follow। तो जैसे ही हमने वहां पे फॉर्मेट पेज बटन पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। तो देखिए उसके अंदर, तो यहाँ पे आपको पेज, बॉर्डर्स, हेडर, फुटर, अलग अलग आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इन सारे ऑप्शंस के बारे में चलिए हम देखें वन बाय वन डिटेल के अंदर। So select the page tab in the page style dialog box. It will provide various options for a page formatting. तो जो भी आपको डायलॉग बॉक्स दिख रहा है उसके अंदर आप पेज टैब को सिलेक्ट करो और उसके ऊपर क्लिक करने से पेज के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो सारे ऑप्शंस वहां आपको देखने को मिलेंगे। द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ फॉर्मेट बॉक्स विल प्रोवाइड वेरियस ऑप्शन फॉर पेपर साइज। तो जो भी आपको फॉर्मेट बॉक्स के पास जो ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है उसके थ्रू आप यहाँ पे अलग अलग पेपर साइज देख सकोगे। तो जो भी आपको पेपर साइज सिलेक्ट करनी है उस टाइप की आप पेपर साइज वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल A4, A3, B4, B5, तो वैसे ही बहुत सारी पेपर साइज वहां पे अवेलेबल होगी। यू कैन सेट लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम मार्जिन यूजिंग अ मार्जिन्स ऑप्शन। तो आप यहाँ पे लेफ्ट, बॉटम, राइट एंड बॉटम साइड पर जो भी मार्जिन आपको सेट करना है वो मार्जिन सेट कर सकते हो। जितना मार्जिन आप सेट करोगे उतना पोर्शन वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, यानी कि उतना पोर्शन छोड़कर हमें बाकी का पोर्शन यूज करने के लिए मिलेगा। पेपर ट्रे ऑप्शन इज यूज टू स्पेसिफाई from where the paper will come to the printer, that is from upper tray or a lower tray। तो पेपर ट्रे ऑप्शन है, वहां से हम प्रिंटर के बारे में वहां पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग करने के लिए जो पेज है वो पेज कौन सी ट्रे में से आएगा, ऊपर वाली ट्रे है तो ऊपर वाली ट्रे में से आएगा या फिर नीचे वाली ट्रे में से आएगा, वो ऑप्शन वहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं। मगर यहाँ पे हमारे पास वैसा वाला प्रिंटर होना चाहिए तो ये ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होगा, अदरवाइज ये वाला ऑप्शन वहां पे हिडन रहेगा अगर हमारे पास सिंपल प्रिंटर है तो। ओरिएंटेशन ऑप्शन इज यूज टू स्पेसिफाई द पेपर ओरिएंटेशन सच एज अ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे पेज को लैंडस्केप मोड में रखना है या फिर पोर्ट्रेट मोड में रखना है, वो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है सीट टैब ऑफ पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स इज यूज टू अप्लाई सेल ग्रिड्स as well as the column and row headers. You can apply the following settings to do so। तो यहाँ पे पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स के अंदर आप सीट टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पेज के रिगार्डिंग सारे सेटिंग आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आपका पेज ऑर्डर कैसा रहेगा, टॉप टू बॉटम एंड देन राइट सिलेक्ट करना हो तो वैसा सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर लेफ्ट टू राइट करके देन डाउन साइड आपको अगर जाना हो तो वैसा वाला आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो। जो भी पेज नंबर कैसे देना है तो वहां से वो दे सकते हो कि वेरी जो फर्स्ट पहला पेज आपको दिख रहा है उसको वहां से फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है तो कर सकते हो।
जो भी प्रिंटिंग पोर्शन करना है तो प्रिंटिंग पोर्शन के अंदर आपको कौन कौन से डेटा को प्रिंट करना है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जितना सिलेक्ट हुआ होगा वो सारा डेटा वहां पे वो प्रिंटिंग एरिया के अंदर वो आ जाएगा। स्केल किस तरह का स्केल चाहिए तो उस तरह का भी स्केल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। 100%, 90% के मुताबिक जितना स्केल रखोगे तो उतना ही पोर्शन वो वहां पे प्रिंट होकर आएगा, यानी कि वो जूम इन जूम आउट जैसा पोर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो 90% स्केल के मुताबिक वो थोड़ा सा छोटी साइज के अंदर आपको वहां से वो प्रिंट करके देगा। Next, third one is border type of a page style dialog box is used to select border type, border color, and border thickness along with other options to set the borders. And the following window represents the setting of border type of page style dialog box. तो पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स के ऊपर जैसे ही आपने बॉर्डर टैग के ऊपर क्लिक किया तो उसके अंदर आप यहाँ पे बॉर्डर्स के लगते सारे काम यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि कौन सी बॉर्डर लेनी है, किस टाइप की बॉर्डर लेनी है, बॉर्डर का कलर कौन सा करना है, बॉर्डर की थिकनेस कितनी रखनी है, वो सारे ऑपरेशंस आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। And the last one is header and footer. So at the top and bottom of the every page an area is kept reserved to write some text such as a heading of worksheet, date and time, etc. These areas at top and bottoms are known as a header and footer respectively. तो यहाँ पे जो भी हेडर एंड फुटर होगा तो वो पेज के ऊपर या फिर नीचे के साइड पर थोड़ा अपना पोर्शन रिजर्व करके रखेगा। और इस रिजर्व पोर्शन के अंदर आप यहाँ पे वर्कशीट का जो भी हेडिंग होगा या फिर टॉपिक का हेडिंग है, डेट एंड टाइम, पेज नंबर, ऑथर, वॉट जो भी आपको कुछ लिखना हो वो वहां पे आप लिख सकते हो। Header type of the page style dialog box is used to create the header while footer tab is used to create the footer tab. जैसे ही आपने हेडर पे क्लिक किया तो वो हेडर क्रिएट करेगा, अगर आपने वहां पे फुटर ऑप्शन पे क्लिक किया है तो वहां पे वो फुटर क्रिएट करेगा। Click on Header tab of Page Style dialog box to create a header and then select Edit from the available options. तो यहाँ पे हम हेडर को कैसे अप्लाई करें, तो पेज पे हेडर कैसे ऐड करें वो हम देखें। तो पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स में से आपको हेडर ऑप्शन क्लिक करना है और जो भी डायलॉग बॉक्स आ रहा है उसके अंदर आपको एडिट ऑप्शन को वहां पे क्लिक करना है। The header and footer areas in a calc are divided in three areas, each called लेफ्ट एरिया, सेंटर एरिया एंड राइट एरिया। तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर एरियाज को यहाँ पे कैल्क विंडो के अंदर तीन पार्ट के अंदर डिराइव किया है, यानी कि लेफ्ट साइड का एरिया, सेंटर एरिया एंड द राइट एरिया। Whatever you write in these areas will be automatically inserted to the document. तो आप जिस एरिया के अंदर अपनी टेक्स्ट लिखोगे वो अपने आप डॉक्यूमेंट के अंदर पर्टिकुलरली एरिया के अंदर वो अपने आप वहां पे ऐड हो जाएगी। Meaning, if you write some text in a left area, it will be displayed in the left side of the header part. The following dialog box represent various options of a header type. तो यहाँ पे हम देखें कि header type के अंदर कैसे काम होता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि तीन पार्ट के अंदर हेडर एंड फुटर्स को डिवाइड किया है, तो आप यहाँ पे नीचे की साइड पर देख सकते हो कि यहाँ पे हेडर को आपका एग्जांपल दिया गया है डायग्राम में। तो जो भी फिगर में आपको दिख रहा है हेडर का तीन पोर्शन आप यहाँ पे देख सकोगे, लेफ्ट साइड एरिया, सेंटर एरिया एंड राइट एरिया। तो आप जिस पोर्शन के अंदर जो भी टैक्स आप लिखोगे तो वो टैक्स पर्टिकुलरली उस एरिया के अंदर आपको हेडर पोर्शन के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेंटर एरिया में लिखा हुआ है सीट 1, तो हेडर के अंदर मुझे हर एक पेज के हेडर के अंदर मुझे यहाँ पे सेंटर में सीट 1 लिखा हुआ मिलेगा। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज गेटिंग अ हेल्प। अगर कैल्क में हमें कोई भी हेल्प चाहिए तो वो हमें हेल्प भी प्रोवाइड करेगा। तो कैल्क हैज अ इनबिल्ट मैनुअल टू प्रोवाइड हेल्प ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। तो डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट हेल्प अवेलेबल ही है। हेल्प इन कैल्क इज ऑब्टेन्ड बाय क्लिकिंग ऑन अ हेल्प openoffice.org हेल्प ऑप्शन। तो अगर आपको हेल्प लेनी है तो हेल्प मेनू में जाओ और वहां पे openoffice.org हेल्प ऑप्शन को सिलेक्ट करो। The simplest alternative way is to use the F1 function की, और सबसे इजी तरीका है कि F1 function की का आप यूज करो तो भी वो हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर नंबर 6। तो जिसके बारे में आपको जो भी जानकारी आपको मिली वो सारी आपको समझ में आ गई होगी। तो नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।